अच्छा जी, सो फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ एटीपी हमने अभी चीजें जो डिस्कस करनी है कि व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट दैट यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू सॉल्व एटीपी। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, और क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली एटीपी के लिए आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एटीपी हमारे पास इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, वी ऑल नो दैट। अच्छा, इसके जो मार्क्स हैं वो दिस इज पेपर 4 ऑफ ओ लेवल। ओ लेवल में इसके जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स हैं, एंड ड्यूरेशन इज 1 आवर। सिमिलरली आईजीसीएसई में ये पेपर 6 है, और अगेन मार्क्स काफी 40 है इसके, एंड द ड्यूरेशन इज 1 आवर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों पेपर्स ही करो। एक ही नॉलेज है, एक ही सिलेबस है, और क्वेश्चन का स्टाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अच्छा जी, इस पेपर को करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, हमने एक चैप्टर पढ़ा है रिसेंटली, एक्सपेरिमेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो एक्सपेरिमेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं कि हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस किस तरह से मेजर किया जाता है, या वॉल्यूम ऑफ किस कोई भी लिक्विड या सोल्यूशन किस तरह से मेजर किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब यू शुड नो हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस और लिक्विड्स और एनी अदर सोल्यूशन। मतलब कौन से अपैरेटस यूज होंगे और कितने वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन सा अपैरेटस मोस्ट सुटेबल है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे वॉल्यूम मेजरिंग अपैरेटस हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में देखा था। वी हैव मेजरिंग सिलेंडर, वी हैव ब्यूरेट, वी हैव पिपेट। पिपेट is used to measure fixed volume, burette is used to measure variable volumes. The accuracy of burette is up to 0.1 decimal place. Pipette can measure only fixed volume like 25 centimeter cube or 50 centimeter cube. Measuring cylinder can also measure variable volumes, but the accuracy of measuring cylinder is lesser than that of the burette. 1 cm क्यूब की एक्यूरेसी तक ब्यूरेट जो है वो मेजरिंग स्टैंडर्ड जो है वो मेजर कर सकता है। इसके अलावा बीकर जो है वो इट इज एक्चुअली अ कंटेनर विच इज नॉट यूज टू मेजर द वॉल्यूम। मतलब बीकर को हम वॉल्यूम यूज करने के लिए यूज नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास जो अपैरेटस है इन ऑर्डर टू मेजर वॉल्यूम, वो आपको पता होने चाहिए, और कौन सा अपैरेटस किस काम के लिए कौन कितना वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होगा। लाइक ब्यूरेट के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट पिपेट, वी शुड नो अबाउट मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यू शुड नो अबाउट गैस सिरिंज। ठीक है, गैसेस जो है वो हम लोग जार्स में भी मेजर करते हैं। इन्वर्टेड जार लगा के ओवर द वाटर भी कलेक्ट किया था, अपर डिलीवरी मेथड से भी कलेक्ट किया था, लोअर डिलीवरी मेथड से भी कलेक्ट किया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट पेज था और जो सेकंड पेज था, उस पर ये सारी चीजें हमने समराइज की हुई थी। तो मेक श्योर कि वो वाली चीज जो है वो आप
रिकॉल कर लेना एक बार खोल के। ये जितने भी apparatus हमने यूज किए हैं, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, and then we have volumetric flask, burette, test tube, boiling tube, gas syringe। ये सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं लिक्विड के साथ ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये सारे वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज नहीं होंगे। ब्यूरेट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ब्यूरेट जो है वो वॉल्यूम के लिए यूज हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो डाइल्यूशन पर्पस के लिए यूज होता है। आपने देखा था कि अगर किसी एसिड को मुझे डाइल्यूट करना है उसमें डिस्टिल वाटर डाल के, तो वी कैन यूज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको हम ग्रेजुएटेड फ्लास्क के नाम से भी पढ़ते हैं। इसी तरह पिपेट जो होता है वो फिक्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क हमने डिस्टिलेशन में देखा होता है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। कॉनिकल फ्लास्क इज नॉट यूज टू मेजर द वॉल्यूम। इसको हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर फॉर टाइट्रेशन और सम एनी अदर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में भी हमने देखा था इसके ऊपर गैस सिरिंज लगाई थी। मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, बिकॉज द लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट इट कैन मेजर इज ओनली 1 cm3, या उसको आधा कर दो 0.5 cm3। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आप देखते भी आए हो पूरी केमिस्ट्री में, और यही सारी चीजें आपको एटीपी में भी दिखती जाएंगी बार बार। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी चीजें हैं जो मेजर करने के लिए यूज होती हैं। लाइक यू हैव टू मेजर वॉल्यूम्स के अलावा यू हैव टू मेजर मासेस। ठीक है, मतलब मास कैसे मेजर करोगे भाई? मास मेजर करने के लिए तो हमारे पास एक ही अपैरेटस है ना, दैट इज मास बैलेंस, या मेजरिंग बैलेंस, या उसको वेइंग बैलेंस कह लो, या आप उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कह लो, कुछ भी नाम दे दो उसको। आपने मास बैलेंस, मेजरिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इन सबको यूज करके क्या मेजर करना होता है? मास यूज करना होता है। इसको टॉप पेन बैलेंस भी कह रहे होते हैं। इसी तरह then you should know how to measure the temperature। टेम्परेचर जो है इट इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। थर्मामीटर की रीडिंग भी आपको पढ़नी आनी चाहिए भाई। जैसे स्केल पढ़ते हैं वैसे थर्मामीटर की रीडिंग पढ़ रहे होते हैं। जो थ्रेड होता है हमारे पास उसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि वो कौन सी डिवीजन के ऊपर है। दैट्स हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर। अभी क्वेश्चंस में आएगा तो आपको दिख जाएगा, बहुत आसान सा काम है। जैसे भाई आप स्केल पे रीडिंग पढ़ते हो या किसी भी अपैरेटस पे आप रीडिंग पढ़ो, वैसे थर्मोमीटर पे भी पढ़ोगे। देन यू शुड नो हाउ टू मेजर टाइम। टाइम जो है वो स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक से मेजर होता है। और स्टॉप वॉचेस जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक एनालॉग होती है और एक डिजिटल होती है। एनालॉग जो आपके घरों में भी वॉल क्लॉक है वो एनालॉग वॉच है ना, उस पर आपको टाइम पढ़ना आता है। सिमिलरली डिजिटल पे तो टाइम एग्जैक्टली लिखा हुआ होगा। तो टाइम जो है वो स्टॉप वॉच से मेजर हो रहा होता है। ये सिंपल सा, मतलब इनकी टाइप्स को याद नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक से मेजर करना है। टेम्परेचर जो है वो हमने थर्मोमीटर से मेजर करना है, थर्मोमीटर आपको रीड करना आता है। और मेजरिंग मास हम जो है वो मास बैलेंस से मेजर करेंगे। इसी तरह कोई भी लेंथ अगर मेजर करनी है तो इसके लिए आपके पास रूल होता है या स्केल होता है। तो लेंथ मेजर करने का आपको बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से आप करते आ रहे हो रूल को यूज करके। इसके अलावा और क्या क्या चीज है हमारे पास? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी राइट। इसके अलावा बेटा हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं? आ, आपने रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा है। अब हाउ डू यू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारी टेक्निक्स आपको याद रखनी है। वी हैव स्टडीड टू मेथड्स टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो जो दो मेथड्स हैं उसमें एक मेथड हमारे पास है मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंज इन मास मेथड, एंड द अदर वन इज मेजरिंग रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंज इन वॉल्यूम मेथड। तो आपको ये दोनों मेथड जो है वो रिकॉल करने हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। ये भी एटीपी में इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। दैट वन इज चेंज इन मास मेथड, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्केप होने दे रहे थे, और द अदर वन वाज चेंज इन वॉल्यूम मेथड इन विच यू आर कलेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ गैस सिरिंज। इसके अब डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए। चेंज इन मास मेथड एंड चेंज इन वॉल्यूम मेथड। ठीक है, चेंज इन मास मेथड में ये हैड अ मेजरिंग बैलेंस, और उसमें आपने एक फ्लास्क रखा था और कॉटन वूल लगाया था ऊपर, और
जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो स्केप हो रहा था। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम मेथड में आपने जिस फ्लास्क के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे थे, जिस कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा था, उस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर आपने गैस सिरिंज कनेक्ट की थी, राइट। और उस गैस सिरिंज के अंदर आपने वॉल्यूम कलेक्ट किया था। तो गैस सिरिंज पे मार्किंग होती है, यू कैन मेजर द वॉल्यूम। और दोनों एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली टाइम मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच यूज करोगे। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप एटीपी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स सॉल्ट प्रिपरेशन। ठीक है फातिमा बेटा, हाउ इज इट डन वो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन से रिकॉल करना। अभी तो हम ये पूरी चीज डिस्कस नहीं कर रहे कि किस तरह से चेंज इन मास मेथड से हम रेट मेजर करते हैं, किस तरह से हम चेंज इन वॉल्यूम मेथड से रेट मेजर करते हैं। तो ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ करेंगे, और इफ यू नीड टू रिकॉल इट यू हैव टू चेक फॉर द लेक्चर्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज भेज दूंगा। पिपेट ब्यूरेट, देखो पिपेट ब्यूरेट की यही डायग्राम्स है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था। और ब्यूरेट आप एटीपी के क्वेश्चन में टाइम टू टाइम देखते आए हो, पिपेट भी आपने देखा हुआ है। लेकिन आप ये अब एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनकी वॉल्यूम कैसे मेजर करनी है और इनके पर्पस क्या है, यूज क्या है इसका। ब्यूरेट का यूज करते हैं, पिपेट का यूज करते हैं, ये चीजें याद रखनी है। जैसे ब्यूरेट हम यूज करते हैं टू मेजर वेरिएबल वॉल्यूम, और पिपेट हम यूज करते हैं टू मेजर फिक्स वॉल्यूम। अच्छा, सिमिलरली आपके पास सॉल्ट प्रिपरेशन है। सॉल्ट प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कल हम लोग पेपर 2 कर रहे थे, तो उसमें भी सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन था। सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन पेपर 1 में भी आपको मिलेगा, और इट है बोथ फॉर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट कि हमने किस तरह से प्रिपेयर किया है और किस तरह से सेपरेट किया है। एटीपी में मोस्टली रिएक्टेंट्स नहीं पूछ रहा होगा, वो ये पूछ रहा होगा कि सेपरेशन कैसे की है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबल सॉल्ट को कैसे सेपरेट करा है रिएक्शन मिक्सचर से, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे सेपरेट करा है रिएक्शन मिक्सचर से। तो एटीपी में उसका फोकस जो होता है वो प्रिपरेशन के बाद सेपरेशन पे होता है। Basically, he would be asking you about separation and purification techniques of salts। और वो किस तरह से, अगर आप कोई soluble salt प्रोड्यूस करते हो, soluble salt को रिएक्शन मिक्सचर से आप किस तरह से सेपरेट करते हो, बाय हीटिंग द solution until saturated solution is achieved। Heat until saturated solution, and then what you do, you leave it to cool for crystallization। मतलब this process is known as evaporation and crystallization। ठीक है। और फिर कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन करके आप सॉल्ट प्रिपेयर करते हो, और फिर सॉल्युबल सॉल्ट को यू वॉश विद कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर और ऑर्गेनिक, ड्राई इट इन अवन। रिमेंबर ये सारे जो आपने पेपर 2 में भी कर रहे थे क्वेश्चंस, एग्जैक्टली पेपर 4 में भी आते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इन ऑर्डर टू separate a soluble salt from a solution, you have to evaporate the water first, and then you have to let this salt to crystallize। ठीक है, सारे soluble salt के preparation में evaporation and crystallization आता है, लेकिन in order to separate the insoluble salt you just have to do the filtration। जैफा बेटा, क्वेश्चन दोबारा से elaborate करो, क्या पूछना चाह रहे हो? टाइपो बहुत किए हुए हैं आपने। अच्छा जी, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को आप किस तरह से सेपरेट करते हो? देखो, प्रोडक्शन तो इसकी किसी ना किसी रिएक्शन में होगी ना। यूजुअली जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है उसमें हम इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, बट वंस से इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, तो उसको सेपरेट कैसे करोगे? वो तो बहुत इजी है। सोल्यूशन में से आप सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो फिल्ट्रेशन करो, और जो आपका रेजिड्यू होगा उसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट
जाएगा. Then you have to wash the residue with distilled water and just you have to dry it. डिस्टिल वाटर से वॉश करो और ड्राई कर लो, दैट्स इट. इनसॉल्युबल सॉल्ट की सेपरेशन तो इजी है. सारे सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में इवेपोरेशन होती है. फिक्स वॉल्यूम ज़्यादा बेटा सिर्फ पिपेट का होता है. बाकी जितने भी अपैरेटसेस हैं दे कैन मेजर द वेरिएबल वॉल्यूम्स, चाहे वो ब्यूरेट हो, चाहे वो आपका मेजरिंग सिलेंडर हो. और कॉनिकल फ्लास्क भी वॉल्यूम मेजर कर सकता है बट इट मेजर्स वेरी अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम. वो एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं होता, तो हम कॉनिकल फ्लास्क को यूज नहीं करते वॉल्यूम मेजर करने के लिए. तो ब्यूरेट and measuring cylinder they can measure variable volumes. However, pipette can measure fixed volumes. अगर आपने soluble salt को cold distilled water से वॉश नहीं करना, तो आप उसको जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर सकते हो. मतलब soluble salt है ना, उसको आपने डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे तो एक मार्किंग की में लिखा हुआ होता है यू कैन वॉश इट विद कोल्ड डिस्टिल वाटर. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सॉल्युबल सॉल्ट है ना, जब आप वाटर से वॉश करोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्ट भी डिसॉल्व होगा. इसलिए हम उसको अक्सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी वॉश करते हैं. तो यू कैन आल्सो राइट वॉश इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है लाइक ईथर और समथिंग. ठीक है, कोई अल्कोहल भी हो सकता है इनफैक्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बस आपने सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वर्ड लिखना है, आपने नाम नहीं लिखना है उसका. डिस्टिल वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व होगा ना, ऑफ कोर्स सॉल्युबल सॉल्ट है, वो पानी डालोगे तो थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व होगा ना, पानी से वॉश करोगे उसको. दोनों केसेस में ड्राई आप अवन में ही करोगे. ठीक है, अवन ड्राई कर दो या फिर आप उसको फिल्टर पेपर पे रख के ड्राई कर दो. ड्राई करने के लिए सॉल्ट को ड्राई इन अवन भी लिख सकते हो, ड्राई ऑन अ फ्रेश फिल्टर पेपर. फ्रेश फिल्टर मतलब जो एक फिल्टर पेपर तो हमने फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया था ना, एक नए फिल्टर पेपर पे डाल दो उसको, वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसका मॉइस्चर. और आप सनलाइट पे रख के भी ड्राई कर सकते हो, एयर ड्राई भी कर सकते हो, पंखे के नीचे रख दो खुद ही ड्राई हो जाएगा. तो बहुत सारे तरीके हैं ड्राई करने के, कोई एक याद कर लो. सॉल्युबल सॉल्ट में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखोगे या कोल्ड डिस्टिल वाटर लिखोगे. इन सॉल्युबल सॉल्ट में आप डिस्टिल वाटर लिखोगे. यस, यू कैन ऑल्सो राइट ड्राई बिटवीन फोल्ड और फिल्टर पेपर. बिल्कुल, फिल्टर पेपर पे ऐसे ही डाल दो, उसको फोल्ड करके पार्टीशन बना के डाल दो, ऑल आर एक्सेप्टेबल. ड्राई इट इन अवन लिख दो ना, सबसे सिंपल तो यही है, ड्राई इट इन अवन, दैट्स इट. इस पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. मार्किंग की में एक वक्त में सारे लिखे हुए होते हैं, तो आप कुछ भी लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिटेल चैप्टर था हमारा जो हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन आपको हमने बता दिया, सॉल्युबल सॉल्ट में फिल्ट्रेशन बता दिया. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में हमने रिसेंटली सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था. तो आपको सिंपल डिस्टिलेशन ऑब्वियसली पता है क्या होती है. आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी पता है क्या होती है. सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. तो आपने जैसे पान सॉल्ट वाटर में से वाटर को सेपरेट किया था, तो सारे सिंपल डिस्टिलेशन का अपैरेटस की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, और यू शुड नो हाउ टू लेबल ईच एंड एवरी अपैरेटस एंड द यूज ऑफ ईच एंड एवरी अपैरेटस. लाइक कंडेंसर क्यों यूज होता है, कंडेंसर में वाटर इन कहाँ से होता है, वाटर आउट कहाँ से होता है. तो वो सारी चीजें, उसकी लेबलिंग बड़ी आसान सी है, वो याद रखनी है आपको. ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई थी डिस्टिलेशन वगैरह की, चैप्टर एंड में इसलिए रखा हुआ था ताकि सारी चीजों को समराइज कर रहा होता है ये. तो ये वाला आपने अपैरेटस और इसकी लेबलिंग, और साथ में गया ये वाला. और कंडेंसर किस पर्पस के लिए यूज होता है, जो डिस्टिलेशन से जो लिक्विड निकलता है कंडेंस होकर, उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं. थर्मामीटर का बल्ब कहाँ पे होना चाहिए और एक्सेट्रा. ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए. इसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हेन वी हैव टू सेपरेट
two or more than two miscible liquids on the basis of difference in their boiling points. सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से सेपरेट नहीं होता. सिंपल डिस्टिलेशन में जब हमारे पास कोई एक लिक्विड होता है इन अ सोल्यूशन, तो उसमें आपने अगर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है, तो एक तो प्रोसेस होता है आप सिंपल इवापोरेशन करो. इवापोरेशन करोगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट कर जाएंगे, तो सॉल्ट जो या सॉल्यूट है वो रह जाएगा. लेकिन बट इफ यू नीड टू कलेक्ट वाटर, आपने अगर वाटर को कलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे. फिर उस वाटर को आप कंडेंस करवा के एज अ डिस्टिलेट कलेक्ट करोगे कंडेंसर लगा के. डिस्टिलेशन में और इवापोरेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि डिस्टिलेशन में वी आर कलेक्टिंग द सॉल्वेंट और इवापोरेशन में वी आर लेटिंग गो द सॉल्वेंट बट जस्ट कलेक्टिंग द सॉल्यूट. जो पानी को उड़ा दिया हवा में, सॉल्यूट हमने इवापोरेटिंग डिश में मिल गया, लेकिन उस पानी को अगर आपको कलेक्ट करना है तो आपको भी डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है जी, आगे बढ़े. क्वेश्चन रह गया है किसी का कोई? सॉल्युबल सॉल्ट के सोल्यूशन में जब हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ना बेटा, और जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसके क्रिस्टल जो है वो इवेपोरेटिंग डिश में रह जाएंगे, राइट. तो सिंपल डिस्टिलेशन रिकॉल कर लेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है. कुछ जगहों पे शायद कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, तो वो हम कमिंग क्लासेस में पढ़ लेंगे. वेरी सिंपल टॉपिक. और अपना इसको अगर जल्दी पढ़ना है तो आपके पास अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के, वहां से पढ़ लो. फिर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था. क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं एटीपी में. क्रोमेटोग्राफी से पेपर 1 में भी बन रहा होता है, पेपर 2 में भी बन रहा होता है. तो जो प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी है उसका क्वेश्चन बन रहा होता है. अभी हम एटीपी के जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगा हमें प्रोसेस लिखने के लिए. फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस का जो चैप्टर है उससे भी एटीपी का क्वेश्चन बन रहे होते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में बनता है ना कि कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी और ऑब्जर्वेशन उसकी क्या होगी, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलिसिस में पूछ रहा होता है. तो अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस का पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा हुआ है तो आप इसका पेपर 4 भी कर लोगे. मोहम्मद देखो, पहले इवापोरेशन होगी फिर कूलिंग होगी. ठीक है, वो आपने सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपरेशन का और सेपरेशन का पूरा प्रोसेस है ना. यू हैव टू हीट द सॉल्यूशन अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव्ड, देन यू हैव टू लेट दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल फॉर क्रिस्टलाइजेशन. तो रिवाइज करना पड़ेगा आपको बेटा. अच्छा, फिर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सबसे ज्यादा जो टाइम लगाया था वो लगाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस पे. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस में कैटाइंस भी था, एनाइंस भी था, और आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस भी आपने पढ़ा है. ठीक है, और उसके बाद आपने फ्लेम टेस्ट पढ़े थे. अब एटीपी में अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा जो डाटा है आपके पास, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में. मतलब आपके पास एंड में ये जो टेबल गिवन है, इन टेबल में सबसे पहला जो टेबल है वो टेस्ट फॉर एनाइन का टेबल है. इसमें आपने कौन से एनाइन को कैसे टेस्ट करना है और उसका टेस्ट रिजल्ट या उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी जिसके बिहाफ पे आप कंफर्म कर सकोगे कि वाकई ये एनाइन है. तो ये सारा टेबल आपको एटीपी के लिए याद फॉर्चुनेटली नहीं करना है. टेस्ट फॉर कैटाइंस का टेबल भी आपको याद नहीं करना है. इसमें आपको यहाँ पे अगर मुझे किसी कैटाइन को टेस्ट करना है तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था या एक्वस अमोनिया डाला था. एक वक्त में हम कोई एक रीजन डालेंगे. इफ वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वस अमोनिया नहीं डालेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आएंगे विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलर सोल्यूशन. और अगर आप कैल्शियम, ये सारी चीजें आपको एटीपी के लिए तो याद नहीं करनी है, लेकिन आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए याद करना है. तो इस टेबल को आपको याद करना ही करना है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रट्टा मारो, और आपके पास कोई हल नहीं है, आपके पास पेपर 2 पहले है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए एटीपी से पहले. ठीक है, तो पेपर 2 के लिए तो याद करना है आपको. इसमें 2-3 मार्क्स आपके जा सकते हैं अगर आपको याद नहीं होगा तो. इसी तरह टेस्ट फॉर गैसेस जो है वो आपको सारे टेस्ट याद होने चाहिए. अमोनिया गैस का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड,
तो ये भी टाइम टू टाइम हमें दिखती रही है टेस्ट फॉर गैसेस, कि अगर मुझे अमोनिया गैस को टेस्ट करना है तो इट टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इसका हमने जो है ना पूरा वो भी लिखा था एक्सपेरिमेंट के, हाउ कैन बी परफॉर्म द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब लाइम वाटर पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड होता है। ये पूरा हमने जो है वो अपने चैप्टर्स पढ़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का पूरा टेस्ट पढ़ा था। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, वाइट पीपीटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह क्लोरीन जो है वो ब्लीचेस डैम लिटमस पेपर। अब चाहे लिटमस पेपर रेड हो चाहे ब्लू हो, वो कलर उड़ा देता है लिटमस पेपर का। हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्पिन। ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलाइट्स अ लाइटिंग स्पिन, मतलब अगर अगर आपको जलती हुई माचिस या स्प्लिंट हो और जहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही है वहां पे लेकर आओगे तो वो शोला भड़क जाता है, रिलाइट करता है। रिलाइट का मतलब भड़कना शोले का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट किया, टर्न्स एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज करता है, मतलब वो क्या कहते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करती है सल्फर डाइऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट हुई ना अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी बिल्कुल ज़ारा, प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एटीपी में भी सवाल आ सकते हैं और पेपर 2 में भी आ सकते हैं, आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है उसमें। चाहो तो लिख के मुझे सेंड कर देना, आई कंफर्म के उसमें कुछ चेंजेस करना है या नहीं करना है। जी बेटा, पूरा टेबल याद करना है। इसी तरह फ्लेम टेस्ट के कलर्स भी याद रखते हैं आपको। कल हमने देखा था कि हाउ कैन वी परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट। अगर मुझे फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे। आप लोगों को पहले से भी कुछ स्टेप्स पता थे, हाउ टू परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट। ये जो है ना, कल हमने देखा था कि हमारे पास कंपाउंड में सोडियम आयन था तो उसका येलो फ्लेम आया था। अब वो पेपर 2 का क्वेश्चन था, मतलब पेपर 2 में तो ये टेबल आपको नहीं मिलेगा ना। तो पेपर 2 में टेबल आपको पेपर 2 के लिए वो टेबल याद करना है। ठीक है, कोई हल नहीं है उसका। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स जा सकते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 1 से 2 मार्क्स जा सकते हैं। तो अब आप देख लो कि अगर आप इतना मार्क्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो टेबल छोड़ के तो गो ahead, but I would recommend कि इतना मुश्किल नहीं है, and you have around 1 month before exam, तो उससे भी ज्यादा है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं मैं यहाँ पे भी एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, हाउ टू परफॉर्म अ फ्लेम टेस्ट। इट्स वेरी इजी। फ्लेम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बंसन बर्नर होगा, क्योंकि फ्लेम तो चाहिए ना, लेबोरेटरी में जो फ्लेम मिलेगा। हम इसको पूरी डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 से 3 मार्क्स का आता है, अदरवाइज इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है। मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ। देखो, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सैंपल है ना वो 2 तरह से हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम आइंस है, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आइंस है वो बेसिकली फ्लेम कलर देंगे जब हम इसको हीट करेंगे। अब हम इसको सोडियम क्लोराइड जो है वो हमें 2 स्टेट्स में मिल सकता है। एक तो सॉलिड स्टेट होगी, अगर सॉलिड स्टेट होगी सोडियम क्लोराइड की तो मैं उसकी पाउडर्ड फॉर्म लूंगा, मतलब मैं उसको क्रश करके पाउडर बना दूंगा। या फिर हमारे पास उस सोडियम क्लोराइड, क्योंकि एक सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी एक्वा स्टेट होगी। अब एक्वा स्टेट होगी तो उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में होगा, राइट, पानी की फॉर्म में होगा। तो दोनों केसेस में अगर मुझे टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक क्लीन मेटल, जो मेटल होता है वो यूजली निकेल या क्रोमियम होता है। ठीक है, निकेल वायर भी हो सकता है, क्रोमियम का भी मेटल हो सकता है। वी टेक अ क्लीन मेटल, निकेल और क्रोमियम वायर। अच्छा, वायर लूप लेते हैं। लूप क्या होता है बेसिकली, इफ यू रिकॉल योर चाइल्डहुड, जो आप सोप से जो वो बबल्स नहीं बनाते थे, सोप सोल्यूशन में वो मेटल वायर डाल के जो लूप बना हुआ होता है उसका, उसमें आप जो है वो थोड़ा सा ब्लो कर
करते थे तो वो बबल्स बनते थे एयर में, वही मेटल वाला लूप होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। आवाज आ रही है सबके पास? ओके। क्लीन मेटल वायर लूप लोगे आप, उसको क्या करोगे? अच्छा, क्लीन कैसे करते हैं लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। यू जस्ट हैव टू डिप इट इन द एसिड, क्लीन इट इन नाइट्रिक एसिड में डाल दो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो? डिप द वायर लूप इन अ पाउडर्ड सॉलिड और सोल्यूशन। सोल्यूशन भी है तो उसमें डिप कर दो, गीला हो जाएगा ना। और निकालो उसको बाहर, प्लेस इट ओवर द Bunsen flame and observe the color। ठीक है, टेस्ट बेटा बंसन फ्लेम के साथ करेंगे, बंसन फ्लेम पे रखेंगे, जलाएंगे इसको। और बंसन फ्लेम का जो बर्नर से जो ब्लू कलर का फ्लेम का पार्ट होता है ना, उसके ऊपर रखेंगे, मतलब टिप पे रखेंगे फ्लेम की। ठीक है, नहीं नहीं, देखो जब फ्लेम जलता है तो आपको कलर दिख रहा होता है, फ्लेम का कलर ब्लू होता है। बस आप ये याद रखो कि यू हैव टू प्लेस इट ओवर द टिप ऑफ द फ्लेम। ठीक है, अगर आपको ये ब्लू ब्लू याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो पॉइंट्स लिखवाए ये याद कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। अरे एसिड से क्लीनिंग करनी है, मैं कह रहा हूँ एसिड वाला पार्ट भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिकॉल के क्लीन मेटल वायर लूप लो, डिप द वायर लूप इन अ पाउडर्ड सॉल्यूशन और सॉलिड, प्लेस इट ओवर द बंसन फ्लेम, दैट्स इट। ये 3 पॉइंट याद रखो आप, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलें भाई आगे। तो आपको फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो तो यहाँ पे सामने हमने लिख लिया है, लेकिन आपका क्या कहते हैं टेस्ट फ्लेम कलर्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम और कॉपर का। ठीक है, ये एटीपी में तो गिवन होगा, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्लेम टेस्ट, टेस्ट फॉर आयंस, टेस्ट फॉर गैसेस। रिसेंटली केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में हमने केमिकल टेस्ट फॉर वाटर भी देखा था। केमिकल टेस्ट फॉर वाटर आपको हमने देखा था कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड या एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट से किया जाता है। इसका भी हमने रिसेंट 2 पेपर, बल्कि एक आईजी का पेपर था, एक ओ लेवल का पेपर था, तो दोनों में हमारे पास केमिकल टेस्ट फॉर वाटर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको जरा रिकॉल कर लेना, केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। ठीक है, हमारे पास अगर एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, उसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो वो हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट बन जाएगा, और वो होता है ब्लू कलर का। और अगर एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट होता है व्हाइट कलर का। तो अगर कलर कॉपर 2 सल्फेट का व्हाइट से ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वाटर, इसमें हमने वाटर डाला है। और इसी तरह जो दूसरा हमारे पास कम्पाउंड टू क्लोराइड है, उसमें अगर वाटर डालोगे तो एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड जो होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू पिंक। राइट, याद आ गया है ये? ठीक है, इसके रिसेंटली हमने देखे कि 2 क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं।
ठीक है, जब आपका हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट बनता है तो उसमें जो है वो 5 मोल्स ऑफ वाटर लगते हैं। और जब आपका हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू क्लोराइड लगता है तो उसमें भी हमने मोल्स ऑफ वाटर, आई थिंक वो आईजी के पेपर में याद किए थे, 7 मोल्स, 7 या उसमें भी 5 मोल्स ऑफ वाटर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आपने ये सारे टेस्ट जो है वो इनफैक्ट उनके कलर चेंजेस के साथ याद रखना है। उसके अलावा आपने जो है वो पढ़ा था, रिएक्शंस ऑफ एसिड पढ़े थे। आपको पता है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड जो है वो आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब एटीपी में कहाँ काम आ गया रिएक्शंस ऑफ एसिड का? भाई हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल रही है तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। देन आपने उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उस वो उनके कलर चेंजेस आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी लास्ट yesterday आई हैव अपलोडेड अ फाइल इंपॉर्टेंट कलर्स एंड टेस्ट के नाम से ड्राइव पे। तो उसमें जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल लगा हुआ है ना वो तो पुराना लगा हुआ है, लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे हमारे थे। तो उसको भी जरा हम लोग ना अभी एट द एंड ऑफ अ क्लास खोल के डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से कलर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। और ये जो कोबाल्ट क्लोराइड और एनहाइड्रस कॉपर टू क्लोराइड वाला कलर है टेस्ट फॉर वाटर का, संजय, ये हमने अभी केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में पढ़ा है। लास्ट दो पेपर करे हैं इसमें, दो मेरे ख्याल से 4 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने करा भी है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट आपको और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? देखो मैं आपको क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के हमने नाम याद किए हुए हैं और उनके कलर चेंज याद किए हुए हैं, ये रिकॉल करना है आपको। तो देखो हमारे पास एक दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने याद किए हुए हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, जो कि K2Cr2O7 है। सिमिलरली एक हमने याद किया हुआ है एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7, जिसका फॉर्मूला है KMnO4। और इनके कलर चेंज, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका कलर चेंज होता है जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है, तो इट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। और KMnO4 जब किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवाता है तो उसका जो कलर चेंज हो जाता है वो चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। सिमिलरली एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने याद किया हुआ था जो था एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एक्वस ये एसिडिफाइड नहीं होता है, बस ये एक्वस स्टेट में होता है, पानी में डिजोल्व होता है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब वो किसी चीज को रिड्यूस करवाता है तो इसका कलर जो है वो कलरलेस से हो जाता है, कलरलेस टू ब्राउन या कलरलेस टू डार्क ब्राउन भी आप लिख सकते हो। अच्छा, ये इसमें रिएक्शन भी हमने इसकी रिएक्शन इक्वेशन देखी थी भाई, जिसमें जो आयोडाइड आइंस है वो बेसिकली जब किसी चीज को रिड्यूस करवाएंगे तो आयोडाइड आयन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है तो वो बनाता है आयोडीन गैस या आयोडीन मॉलिक्यूल। और आयोडीन जो है वो पानी में बन के डिजोल्व हो जाती है, और जब आयोडीन पानी में डिजोल्व होती है तो वो सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्राउन कर देती है। ठीक है समीर बेटा, ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा आपकी, अभी तो अब स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ से क्या क्या मिस हुआ हुआ होगा आपका, तो आराम से बैठ के कर लेना। टेस्ट फॉर एल्केन्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद और आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व पढ़ा था। मेल्टिंग
और बॉइलिंग के लिए उसको भी रिकॉल एटीपी में, लेकिन ये एटीपी का पार्ट जरूर कंसिडर किया जाता है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। देन उसके बाद ऑफ कोर्स टाइट्रेशन मेथड टू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट, जो हम कल भी देख रहे थे। और उसके बाद आपके पास टाइट्रेशन जो है वो एज ए एटीपी में तो बहुत ही कोई तगड़ा क्वेश्चन बनता है इसका, यूनिट की रीडिंग्स वाला। ठीक है, वो हम अभी एटीपी करेंगे तो वो तो हमें मिलेगा मिलेगा। टाइट्रेशन के साथ जो है वो मोल्स अटैच्ड होगा, मोल्स के क्वेश्चन साथ चल रहे होंगे। इस तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, मतलब कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल है। देन हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े थे मेटल्स के और हेलोजेंस के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों एटीपी में, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लेना देना है। देखो, जिन रिएक्शन में चेंज इन ऑब्जर्वेशन आ रहा होता है ना, तो वो जो है एटीपी का पार्ट बन जाता है। मतलब अगर आपको कोई कलर चेंज दिख रहा है या आपको कोई गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली एटीपी का पार्ट बन जाता है। इफ यू रिकॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने दो जगह पे पढ़ा है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल, पढ़ा था हैलोजेंस के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन नहीं लिखनी होती संजय, आपको इसलिए नहीं लिखवाई है मैंने। सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वो भी सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के लिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। इसमें जो हमने मोस्टली एग्जांपल्स क्वेश्चंस में देखी है या जो हमने खुद लेक्चर के वक्त भी पढ़ी थी, वो ये थी कि जब आप जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल रहे थे, तो जिंक जो है वो डिसॉल्व हो रहा था और वो जिंक सल्फेट बना रहा था, और कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बना रहे थे, पिंक सॉलिड। मतलब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग यू जिंक सल्फेट एंड कॉपर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजेंस, जिसमें मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव हैलाइड को, लाइक क्लोरीन। तो जब आपने पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन, तो क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन आती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई देखो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और वो ब्लू से कलरलेस हो जाएगा, और आपके पास पिंक सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजेंस में आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड कलरलेस होता है, ठीक है, और जब ब्रोमीन बनेगी और पानी में ब्रोमीन बन के डिजोल्व होगी, तो कलरलेस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज, क्योंकि एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज होता है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं आपको एटीपी में रिएक्शंस दिख सकते हैं। इसके अलावा एनर्जेटिक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इसका क्वेश्चन दिखेगा अभी हम आगे जो पेपर करने वाले हैं, तो उसमें आपको एनर्जेटिक्स से ग्राफ भी बनाना है। जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और आपके पास जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको इंथैल्पी चेंज के बारे में पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में इंथैल्पी चेंज का क्या फर्क है। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, अब अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब आप एसिड और अल्कली को रिएक्ट करवाओगे तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज होगा, थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, राइट। तो आपके पास अगर ग्राफ बनाने के लिए क्या है, हम बनाएंगे ग्राफ एटीपी में इसका। तो इसमें वो क्या होता है कि आपके पास टेम्परेचर की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम डाल रहे हैं या टाइम देख रहे हैं, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास एक लाइन ऐसे बन जाएगी जो कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर को शो कर रही है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, और जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर वापस डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गर्म हुआ था, और गर्म तब तक हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो वो गर्म हो रहा था। लेकिन जब वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम टेम्परेचर पे आएगा। जैसे पानी का ग्लास है, अगर गर्म करके आप टेबल पे रख दोगे, तो वो अभी तो गर्म है लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडा होते 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 रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना। तो इसी तरह से ग्राफ में जो है ना, एनर्जेटिक्स के ग्राफ में आपको दो लाइंस दिखेंगी। एक लाइन आपको पहले वर्टिकली अपवर्ड जाती हुई दिखेगी, फिर या तो लाइन आपको वर्टिकली स्लोली वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती दिखेगी, या ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी।
तो वो जो दो लाइन होंगी उनको आप जो है वो एक्सटेंड करोगे। मतलब एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, आप इन दो लाइन को बढ़ाओगे इतना कि दोनों आपस में मीट कर जाए। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे एक्सट्रापोलेटेशन। मतलब जब इन दो लाइंस को मैं एक्सटेंड करूंगा कि वो मीट कर जाए, तो दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेट करना, लाइन को एक्सट्रापोलेट कर। इससे क्या होगा, जहां पे जिस पॉइंट पे ये दो लाइन मीट कर रही है ना, उस पॉइंट पे जब मैं टेम्परेचर पढ़ूंगा तो ये वो टेम्परेचर होगा जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, point of intersection of these two lines represent completion of reaction। और ऑफ कोर्स ये हम क्वेश्चंस करेंगे, एटीपी के पेपर्स करेंगे तो उसमें ये बनाएंगे ग्राफ और दोबारा से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ग्राफ बनाने पे क्या होगा। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिखा हुआ है, टाइम स्लैश सेकेंड। इंक्रीज लीनियरली भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। जो कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करोगे तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जी बिल्कुल। एग्जामिनर कहता है कि एक्स्ट्रापोलेट करो, तो मतलब एक्स्ट्रापोलेट का वो वर्ड यूज करेगा। तो उसका क्या मतलब है, लाइन को आपने एक्सटेंड करना है। एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक्सटेंड कर दोगे लाइन। बेस्ट फिट लाइन आपके पास वो लाइन होती है जिसमें आप मैक्सिमम कोऑर्डिनेट लाइन पे लेकर आओगे, वो बेस्ट फिट लाइन होती है। ठीक है, अब हमारे पास केमिस्ट्री में कोई इतना चक्कर नहीं होता कि पॉइंट जो है वो छुट्टे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप जब कोऑर्डिनेट्स तो आपको गिवन होंगे ना, आप एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर नहीं रहे हो, तो जो ग्राफ जिस कोऑर्डिनेट से प्लॉट करना है वो आपको गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेट है ना वो थोड़ा सा जैसे ये जो मैं ये जो सर्किल कर रहा हूँ ना जिस कोऑर्डिनेट को, ये बिल्कुल आउट जा रहा था। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूंगा या कोई कर्व भी बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं कहूँ कि कर्व है, तो कर्व भी अगर मैं बनाऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट है जो बिल्कुल ही आपका अलग से बना हुआ है, तो इसको मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता ना लाइन में। तो मैं ना तो लाइन बन पाएगी ना कर्व बन पाएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हमें जो है ना वो छोड़ना होता है। और ये कोऑर्डिनेट क्यों इतना अब ट्रेंड से अवे जा रहा है, क्योंकि इसको मेजर करते वक्त हमसे कोई एरर हो गया होगा। तो अगर आप बेशक कर्व बना रहे हो या लाइन बना रहे हो, तो कोऑर्डिनेट जो कि बिल्कुल ट्रेंड पे आ ही नहीं रहा कुछ भी करके, जो थोड़ा सा दूर है आगे पीछे है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और उसको लाइन पे नहीं लेके आते। और जो बाकी कोऑर्डिनेट्स आप लाइन पर लेकर आए हो, तो उससे जो हमने लाइन या कर्व बनाया है उसको हम कहते हैं बेस्ट फिट। और दूसरी बात, जो एग्जामिनर है ना वो कर्व लाइन को भी कर्व कह रहा होता है कभी कभार। तो आप देखते हो कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन वो एग्जामिनर उसको कर्व कह रहा होता है। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूजन आपको दिखेंगी, पेपर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब अगर कोऑर्डिनेट बिल्कुल लीनियरली लगे हुए हैं, तो आप कर्व क्यों बनाओगे? आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन बन रही है तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे वहां पे। और अगर कोऑर्डिनेट इस तरह के है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो आप उसका कर्व बनाओगे। मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन में, अभी हम आगे एक आईजी का पेपर करेंगे आज ही, तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो है वो पॉइंट इस तरह से आ रहे हैं। अब इस तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप इसकी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना सकते ना। अब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो बहुत सारे पॉइंट छूट जाएंगे। अगर आप कहोगे नहीं मैं बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो भाई बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन में अगर आप लेट से कोई 2 पॉइंट ऊपर छोड़ रहे हो तो 2 पॉइंट लाइन के नीचे भी छुटने चाहिए। तो इसमें तो बहुत अजीब सा छुट रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे गौर से तो आपके पास एक स्मूथ कर्व बन रहा होगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट या कर्व ऑफ बेस्ट फिट दोनों का वर्ड आपको दिखेगा क्वेश्चन में, तो आपने वो कोऑर्डिनेट जो के ट्रेंड पे नहीं आ रहा है, जो लाइन बनाते वक्त या कर्व बनाते वक्त बिल्कुल ही आउट जा रहा होगा, उसको छोड़ दोगे। और बाकी कोऑर्डिनेट के साथ जो लाइन या कर्व आप बनाओगे उसी को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट या कर्व ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं।
नहीं, इट डजेंट मैटर, अगर कोऑर्डिनेट जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे। और जैसे ये कर्व जो है वो ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, सेकंड जो ग्राफ बनाया हुआ है उसमें ऊपर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ना, तो उसमें तो मैं जीरो से नहीं स्टार्ट करूंगा ना, तो बिल्कुल ही अलग चीज है। चले आगे। एंडो एक्सो दोनों के हो सकते हैं, यूजुअली एक्सो का आता है, एंडो का नहीं आ रहा होता, लेकिन एंडो का जो होगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना। तो अगर मैं एंडो के ग्राफ अगर आपसे शेप पूछूं तो उसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। मैं बता रहता हूँ किस तरह का दिखेगा वो। ठीक है, इसके अलावा आपको एटीपी के लिए एनर्जेटिक्स के अलावा रेट ऑफ रिएक्शन में जो पेपर टू में देखा था वही पेपर वन में भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कहीं नहीं जा रहा है, चैप्टर हमारे पास वो एटीपी में आ सकता है। इसी तरह आपके पास क्या है, ठीक है, रस्टिंग में मतलब कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, जैसे हमने वो 5 टेस्ट ट्यूब वाली एग्जांपल की थी ना, कि एक में अगर हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर है तो वो रस्ट करेगा, अगर एक में मेरे पास बॉइल्ड वाटर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो रस्ट नहीं करेगा, अगर हमारे पास ड्राई एयर है, ऑक्सीजन तो है वाटर नहीं है तो भी रस्ट नहीं करेगा। तो वो वाला जो टेस्ट ट्यूब वाला जो एग्जाम्पल थी ना, वो वाली इस तरह की चीज आ सकती है और आती है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक में आपके पास जो टेस्ट फॉर एल्कीन्स है, ब्रोमीन गैस डाल के जो हम टेस्ट करते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ जहाँ हमने यूज किया तो उनका कलर चेंज आ सकता है। क्रैकिंग का पैराटास आ जाएगा तो वो पूछेगा कि बताओ क्या हो रहा है, क्रैकिंग हो रही है। तो इस तरह की कुछ कॉमन कॉमन चीजें जो आप पेपर वन और पेपर टू के लिए पढ़ ही रहे हो वही है। ठीक है, अलग से हमने सिर्फ ये देखा कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में जो अपैरेटसेस थे उनकी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली चीजें वही हैं जो कि पेपर वन और पेपर टू के लिए हैं। हाँ, कुछ ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस आपने अभी एटीपी के साथ थोड़ी सी करनी होगी, तो वो हम करेंगे। और अभी हमारे पास पूरा मंथ ऑफ अप्रैल, हाफ ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल पड़ा हुआ है, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और आई थिंक जो आपका एग्जाम है वो एटीपी का जो एग्जाम है वो मई, टाइम टेबल पड़ा हुआ है किसी के पास सामने? मई 14 को है एटीपी का एग्जाम, और 3 मई को पेपर टू है, राइट? ठीक है, तो पेपर टू पे ज्यादा फोकस करना है आपने अभी। और 14 मई से पहले हमने ये हंट करना होगा कि कितने हमारे पास गैप्स बन रहे हैं, उन गैप्स को यूटिलाइज करके जो है हम लोग एटीपी की और प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे एवरी संडे, जो भी संडे आ रहा होगा हम उसमें एटीपी के पेपर्स करेंगे, एक आईजी का एक ओ लेवल का। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं है कोई। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपने एटीपी के लिए, जितना आपने पढ़ लिया है बस वही सारी चीजें जो केमिस्ट्री में पेपर वन और पेपर टू के लिए पढ़ा है बस वही है, बस प्रैक्टिस और करनी है आपको। ठीक है, 11 डेज आ रहे हैं पेपर टू और पेपर फोर के बीच में, और बीच में जो है वो और कितने गैप्स आ रहे होंगे वो भी देखना होगा ना, और भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम चल रहे होंगे, मिलेंगे गैप्स ऑफ कोर्स। और आपको कौन कह रहा है कि एटीपी पूरा पूरा दिन पढ़ना है, आपने दो दो एटीपी के पेपर कर लेना किसी एक गैप में, दो तीन चार पांच पेपर जो है आप सिर्फ गैप्स में भी कर सकते हो। ठीक है, और पेपर वन में भी बहुत बड़ा गैप आएगा आपके पास, तो पेपर वन में तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पूरी केमिस्ट्री रिकॉल कर रहे होगे और फिर पेपर वन की प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो मजे ही मजे। ठीक है, तो आपके पास चल रहा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा रिलैक्स हो, ईद आ रही है, ईद एंजॉय करना थोड़ी सी, और ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना।
मैथ फिजिक्स और इंग्लिश के एक एक कंपोनेंट्स होंगे ना कहीं आप टाइम निकाल ही लोगे। ठीक है, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी कंसिडरेशन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका क्या कहते हैं क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सेफ्टी कंसिडरेशन कंसिडरेशन जरूर होती है। जैसे एसिड है, वो कोरोसिव होता है जो आपकी स्किन बर्न कर सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है लिक्विड के साथ डील कर रहे हो जो कि स्प्लैश कर रहा है, तो आप गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स यूज करते हो। तो ये सारी सेफ्टी चीज कंसिडरेशन आपको लिखनी होंगी। अच्छा, उसके अलावा अच्छा हमारे पास टाइम, थोड़ा सा टाइम ऊपर ले लेते हैं, पेपर जो है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ग्राफ्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, तो ग्राफ्स में जैसे एक तो मैंने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का बताया आपको। उसके अलावा ग्राफ में जो आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे ना, वो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करते वक्त बताऊंगा कि आपने कोऑर्डिनेट को जो है वो क्रॉस से प्लॉट करना है। ठीक है, एक तो होता है ना डॉट बना के सर्कल बना दो, वो भी कर सकते हो, और आप क्रॉस भी बना सकते हो। तो यूजुअली हम लोग क्रॉसेस बनाएंगे। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कि कोई टेक्निक या apparatus या मटेरियल यूज करो कोई पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसके लिए आप डायग्राम भी बनाओगे, जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन में बनाई थी, लेकिन डायग्राम हमेशा लेवल डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसेस भी लिखोगे। जैसे फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको बताया फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका क्या है। इसी तरह अगर आपसे टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए कहेगा, तो यू शुड नो हाउ टू परफॉर्म द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। कॉनिकल फ्लास्क होगा, ब्यूरेट लोगे और ड्रॉप वाइज एडिशन करोगे, कलर चेंज हो जाएगा इंडिकेटर का, तो फिर जो है आप एसिड या ब्यूरेट से जो भी चीज ऐड करवा रहे हो डलवाना छोड़ दोगे। उसके अलावा किसी भी एक्सपेरिमेंट में हैजर्ड क्या हो सकते हैं और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब हैजर्ड पहले तो अगर आप हैजर्ड आइडेंटिफाई करोगे तो ही आप सेफ्टी प्रिकॉशन दे सकते हो ना। अब हैजर्ड हमारे पास क्या होते हैं भाई, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड के साथ डील कर रहा हूँ, तो एसिड अगर कंसंट्रेटेड है तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, हाथ पे गिर सकता है, स्किन बर्न कर सकता है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एसिड की, जो कि कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, इट बर्न्स द स्किन। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सेफ्टी गॉगल्स, चश्मे जो होते हैं। इसी तरह एल्कली का भी यही होता है, कंसेंट्रेटेड एल्कली, ये भी कोरोसिव होता है। इसी तरह एक आपने पिपेट वाली एग्जांपल पढ़ी थी। अब अगर एसिड है, उसको अगर आपने एक फ्लास्क के दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर करना है, तो वी यूज पिपेट। अगर आप पिपेट यूज नहीं करोगे, पिपेट यूज कर रहे हो और आप पिपेट को जो फिल कर रहे हो, वो आप सेफ्टी बल्ब से फिल करते हो ना, इसको फिलिंग बाय सक्शन बल्ब या सेफ्टी बल्ब। अगर आप उसको सेफ्टी बल्ब यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप जो है वो माउथ से सक्शन कर रहे हो, अगर सेफ्टी बल्ब यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट क्या है उसका, माउथ से सक्शन कर रहे हो। तो क्या होगा हमारे पास, सॉरी, ये सेफ्टी ग्लव्स होगा। सेफ्टी गॉगल्स जो है वो तो आंखों को बचाने के लिए यूज करते हैं ना, जैसे सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स है, थैंक यू। अच्छा, पिपेट अगर आप सेफ्टी बल्ब से अगर फिल नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी सक्शन जो है वो उससे कर रहे होगे ना। सेफ्टी बल्ब से नहीं कर रहे हो तो माउथ से कर रहे हो, माउथ से कर रहे हो तो मतलब वो मुंह में जा सकता है, मुंह में जा सकता है तो वो माउथ बंद करेगा क्योंकि वो करोसिव होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी आपने सेफ्टी कंसिडरेशन पढ़ी है थ्रू आउट द कोर्स, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने अमोनिया गैस है, वो जो है वो एसिडिफाइड डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो उसमें आपने कोई सेफ्टी कंसिडरेशन नहीं पढ़ी है कि अमोनिया पॉइजनस है या नहीं है। अगर होती तो आपको बता दिया जाता उसमें। इसके अलावा कुछ कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको, जैसे कोई अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो भाई आपने उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है, आपको आपने ग्लव्स पहन के टच करना है, थर्मल ग्लव्स पहन के टच करना है आपने उसको। और अगर कोई पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन produces
टॉक्सिक गैस, तो उसके लिए आप फ्यूम कवर्ड यूज करते हो। फ्यूम कवर्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा कैबिनेट होता है जिसके ऊपर ना एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है, तो हम बीकर को उस फ्यूम कवर्ड में रख के क्लोज कर देते हैं और ऊपर से एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं। तो जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो थ्रू एग्जॉस्ट फैन चिमनीज के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो बंदा इनहेल नहीं करेगा उनको। ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, ये भी हमारे पास एक चीज है कि जब हम किसी डाटा को एनालाइज करते हैं टेबल में, और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक ब्यूरेट है, उसकी रीडिंग जो है वो 24.1 लिखी हुई है, तो ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो हम अप टू 1 डेसिमल प्लेस मेजर करते हैं, और एक ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो 24 लिखी हुई है और 0.0 नहीं लगा हुआ उसके आगे, तो इसका मतलब है कि वो रीडिंग गलत लिखी हुई है, क्योंकि ब्यूरेट का जो लीस्ट काउंट है, मतलब द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट अ ब्यूरेट कैन मेजर इज अप टू 0.1 डेसिमल प्लेस, तो वो होनी चाहिए अप टू 0.1 डेसिमल पे लिखी हुई भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज को देख के आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपको डाटा गिवन है वो एक्यूरेटली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैंने एक एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना था 24.1 cm क्यूब का, और मेरे पास वी हैव 3 apparatuses अवेलेबल, ब्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर एंड अ पिपेट, तो हम कौन सा जो है वो प्रेफर करेंगे apparatus, दैट शुड बी योर ब्यूरेट, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 डेसिमल प्लेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा apparatus इज मोर सुटेबल टू मेजर दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम मोर एक्यूरेट। तो ये वाली चीजें भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे एटीपी में, जो कि आप करोगे तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगा कि भाई जो मोर एक्यूरेट apparatus है वो मोर एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करेगा। ठीक है। Pipette is definitely used for most accurate measurement, but the point is Pipette can only measure the fixed volumes. But if I am asking you to measure the volume of 24.1 centimeter cube, you cannot use a pipette to measure this volume, because pipette can either measure 24 cm cube or 50 cm cube. In fact 24 cm cube का pipette होता भी नहीं है, वो फिक्स वॉल्यूम का होता है, तो 25 का बनाते हैं या 50 का बनाते हैं। आप यू कैन नॉट use a pipette of 25 cm cube to measure burette। देखो पिपेट मेजर्स फिक्स्ड वॉल्यूम, तो उसमें लीस्ट काउंट होता ही नहीं है। ब्यूरेट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 डेसिमल पे है। लेट मी राइट इट फॉर यू, वेट। देखो हमारे पास वी हैव 3 वॉल्यूम मेजरिंग apparatuses। One is measuring cylinder, its least count is plus minus 1 cm, मतलब up to 1 cm cube it can measure। जैसे अगर मैं, ये बात है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी हुई है हमारी। देखो अगर ये मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, आ गया। अगर मैं इसमें 10 से, देखो ये जो लाइन है ये 10 की है, अगर मैं इसमें 10 से 10 से 20 के बीच में डिवीजन देखूं ना, तो ये 5 डिवीजन है। एक डिवीजन जो होगी वो 2 cm क्यूब की होगी ना, 12 14 16 18 20। तो मैं जो दो डिवीजन होती है ना उनके बीच में हाफ तक मैं वॉल्यूम एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास 10 से 12 है, एक 12 वाली डिवीजन है, एक 12 वाली डिवीजन है, तो मैं इन दोनों के बीच में जो अगर लेवल आ रहा है, मतलब वहां पे कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं वहां तक मेजर कर सकती हूँ एक्यूरेटली टू अप टू 11 cm, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के मार्जिन पे मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर आप कहो कि नहीं मैं 10.5 मेजर करना चाहूँ, तो देखो वो बीच में कहीं भी हो, मतलब 10 और 12 के बीच में वो कहीं भी हो, वो बिल्कुल मिडिल में हो, मेनिस्कस या उसके नीचे हो थोड़ा सा, या थोड़ा सा ऊपर हो, इट डजेंट मैटर। हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी वो हम उसको 11 ही पढ़ेंगे। मतलब अगर हमारे पास ये दो मार्किंग है ना, एक 10 की है एक 12 की है, तो जो मेनिस्कस चाहे वो 10 के करीब हो लिक्विड का, चाहे वो 12 के करीब हो, चाहे वो मिडिल में हो, हम दोनों तीनों केसेस में उसको 11 ही पढ़े।
मतलब क्योंकि लीस्ट काउंट इसका 11 है, मैं इसको 11.5 या इस तरह से नहीं पढ़ूंगा। सही है। इसी तरह ब्यूरिट को अगर देखो, पिपिट में तो मार्किंग्स ही नहीं है ना, तो आप उसमें सिर्फ एक ही मार्क दिया हुआ होता है पिपिट में। पिपिट जो है हमारा, उसमें देखो देयर ओनली वन मार्क गिवन। ठीक है, बीच में मार्किंग्स ही नहीं है इसमें, तो ये तो फिक्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होगा। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट एनी apparatus कैन मेजर। जब मैं वर्ड लीस्ट काउंट यूज कर रहा हूँ ना, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग that any apparatus can measure। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ब्यूरिट, ब्यूरिट जो है उसका अगर मैं लीस्ट काउंट आपसे पूछूं तो ब्यूरिट का जो, अगर आप मार्किंग्स देखोगे तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे सामने 30, ऊपर 29 है और नीचे 30 लिखा हुआ है, तो 29 से 30 के बीच में भी है हाउ मेनी डिविजन, 10 डिवीजन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 29.1, 29.2, 29.3 इस तरह से चलेगा ना, मतलब 0.1 डेसिमल प्लेस तक आप इसको मेजर कर सकते हो। और अगर आप 0.1 डेसिमल प्लेस तक जा रहे हो तो जो अभी हमारे पास रीडिंग है वो मिनिस्कस देखो 28.9 और 28.8 के बीच में, तो अगर हम चाहें तो इसको मिडिल में ले जाके पढ़ सकते हैं 28.85 तक। बट अगेन हमारे पास जो है ना, हमारे ग्रेड में रीडिंग्स आ रही होती है, बीच में नहीं आ रही होती। ठीक है, नहीं पिपेट से आप 25 ही मेजर कर सकते हो, कम ज्यादा नहीं कर सकते, अनलेस आपके पास जो पिपेट है वो डिफरेंट वैल्यू का हो। तो यूजुअली हम लोग जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए अपैरेटसेस यूज करते हैं वो मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट और ब्यूरेट, हाँ ये तीन ही कर रहे होते हैं। एटीपी की तरफ चलते हैं बेटा, आप कुछ ये सारी चीजें अगर डिस्कस कर लेना तो ये ज्यादा बेटर है, ताकि आपको एक बार सारी चीजें पता लग जाए कि एटीपी के लिए हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिखेंगे कुछ चीजों पे, इन पे कुछ चीजों पे क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर हो गया, फिर हमारे पास दूसरा पैरामीटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज पिपेट एंड ब्यूरेट। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास और क्या क्या चीजें, अ, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट, वैसे तो बहुत रेयरली आता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपसे कहे कि यू हैव टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट, किस तरह से, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, आप उसमें आपको ये पता है कि apparatus क्या होगा, लेकिन याद है कि हमने टेबल भी बनाया था, और टेबल बना के हमने टाइम मेजर किया था, और उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमने मेजर किया था। प्लान एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, इसमें जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है,
तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए आपने ये डिसाइड किया था कि हम या तो चेंज इन मास मेथड यूज करेंगे या चेंज इन वॉल्यूम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, नहीं बेटा आप पैराग्राफ में लिखोगे, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखोगे। अच्छा, अब देखो इसमें आपके पास आपने चेंज इन मास मेथड भी यूज किया था, चेंज इन वॉल्यूम मेथड भी यूज किया था। अच्छा, इसमें मैं जरा वो रेट ऑफ रिएक्शन से जल्दी से दिखा देता हूँ। जब आप चेंज इन मास मेथड यूज करते हो तो जो वेरिएबल्स आप मेजर कर रहे होते हो वो क्या क्या मेजर कर रहे होते हो? वो आप मेजर कर रहे होते हो उसका चेंज इन मास ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, और साथ में आपने मेजर किया था टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मास कितना चेंज हो रहा था, राइट। अच्छा, वो आपने ये भी डिसाइड किया था कि जो टाइम है वो आप एट रेगुलर इंटरवल्स मेजर करोगे। मतलब टाइम तो जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, तो वो तो अपने हिसाब से बढ़ती जाएगी, लेकिन जो मास चेंज हो रहा है वो फिर आप मेजर करोगे थ्रू मास बैलेंस। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे एक टेबल प्रोड्यूस किया था, उस टेबल में आपने वैल्यूज टेबुलेट की थी, उसके बाद आपने ग्राफ बनाया था। तो जब आपने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम बनाया था और वाई एक्सिस पे मास बनाया था। और ऐसा क्यों क्यों किया था? क्योंकि टाइम जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनती है। सही है, तो टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आपने प्रोड्यूस किया, और उसका रीजन क्या था एक्स एक्सिस पे प्रोड्यूस करने का? क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमें पता है कि वो हमारी क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे बनती है। और मास क्योंकि वो चेंज हो रहा था, और मास जो है वो हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो हमारी हमेशा प्रोड्यूस होती है किस पे? वाई एक्सिस पे। सही है भाई। आगे बढ़े। पिपेट की रीडिंग इज ऑलवेज अ होल नंबर, फिक्स वॉल्यूम मेजर कर रहा है ना। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं पेपर, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली डिपेंडेंट और किसी भी जब आप एक्सपेरिमेंट को मेजर कर रहे होते हो तो उसमें आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए आपको, और जब भी डायग्राम बनाओगे लेवल डायग्राम बनाओगे। उसके बाद अगर वो कोऑर्डिनेट्स दे दे, आपको डाटा दे दे, तो उसके बाद आपको अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहे तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करने होंगे। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे बनाएंगे। उसके अलावा उस पर्टिकुलर, जैसे अभी हम चेंज इन मास मेथड यूज कर रहे हैं या चेंज इन वॉल्यूम मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास कोई रिस्क है या कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है तो वो हमें बताने होगी। रिस्क मतलब या कोई हैजर्ड है कि कुछ हमें नुकसान हो सकता है, जैसे एसिड यूज कर रहे हो तो हाथ पे गिर सकता है, हाथ जल सकता है। तो वो जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। मतलब ये इतना डिटेल में नहीं पूछता, अभी देखोगे तो ये कहीं एक मार्क का पूछ लिया तो पूछ लिया। उसके बाद सेफ्टी कंसिडरेशन बतानी होगी कि चलो अगर कोई रिस्क है तो उसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। जैसे एसिड के केस में हमने सेफ्टी ग्लव्स पहन लिए, अगर कोई एफोबेसेंस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो उड़ के आपके आंखों में आ सकते हैं, तो आपने गॉगल्स पहन लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने बाकी अपैरेटसेस की हमारी बात हो गई है, केमिकल टेस्ट की हमारी बात हो गई है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा अपैरेटस ज्यादा सुटेबल है इन ऑर्डर टू मेजर व्हाट, वो हमारी बात हो गई है। उसके बाद ग्राफ को देखते हुए आपने कुछ रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी होती है, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आ, इसको हम कहते हैं
interpret and evaluate experimental data। देखो ये सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन बना है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि दो वेरिएबल जो है वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है। तो ये सारी चीजें आप टाइम टू टाइम देखते भी आए हो, पेपर वन में भी देखते आए हो, पेपर टू में भी देखते आए हो, और एटीपी में भी आपको इस तरह से चीजें पूछेगा। इसके अलावा अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो लाइन पे लाई कर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लाइन से बाहर रहते हैं। तो ऐसा पॉइंट जो कि लाइन पे बेस्ट फिट कर्व पे नहीं आ रहा होता, ऐसे पॉइंट को ना हम लोग कहते हैं एनोमलस पॉइंट। ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड आपको दिख सकता है एटीपी में। दिस इज नोन एज एनोमलस पॉइंट। तो एनोमलस पॉइंट जो होता है हमारे पास, वो पॉइंट होता है कि जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा होता, और एनोमलस पॉइंट होने का जो रीजन होगा वो क्या होगा कि हमने कोई ना कोई एरर किया था इस रीडिंग को मेजर करते वक्त। ठीक हो गया। इसी तरह कभी कभार कुछ एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेजर के रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो वी हैव टू इंश्योर के बाकी के जो वेरिएबल्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं वो कांस्टेंट है। लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर भी बढ़ा दिया कंसंट्रेशन भी बढ़ा दी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के वजह से बढ़ा है। तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। controlled variables वो variables होते हैं that has to be kept constant if you are studying the effect of one factor variables that has to be kept constant if you are studying effect of one variable, so all other variables they have to stay constant। ठीक है, जैसे अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, वो सब जो है वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, एंड प्रेशर। एनोमलस पॉइंट बेटा वो जो हमने अभी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में बात कर रहे थे, और वो पॉइंट जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे नहीं आ रहा होता उसको हम एनोमलस पॉइंट कहते हैं। या किसी डाटा में अगर आप देखो तो फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जैसे 50 था, और ये 25 हुआ, फिर 20 हुआ, और ये डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर, लेकिन बीच में एक वैल्यू आ गई जो कि ना एकदम इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगी। मतलब ये डिक्रीज हो रहे थे, समझ आ रहा था, सारे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे थे, बीच में अचानक से इंक्रीज आया ना 15 से 20 के बीच में, मतलब इसमें कोई गड़बड़ हुई है, कोई गलती हुई है। इससे 15 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी, बल्कि वो ना इसको हम कहते हैं। जी आवाज आ रही है सबको? पेपर थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, बस एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर पेपर की तरफ आते हैं।
इंटरप्रिटेशन के लिए और क्या आता है इंटरप्रिटेशन? देखो, किसी भी ग्राफ को इंटरप्रेट करना या टेबल में कोई डाटा दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करना कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या कोई क्वांटिटी जो है वो मेरे पास इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन यूजुअली ग्राफिकल होती है या जो टेबल में डाटा गिवन होता है उसके देखते हुए हो रही होती है। ठीक है, मतलब यू हैव टू प्रोसेस दैट डाटा। तो वो यूजुअली ग्राफ होगा जो कि जिसमें बाइस्फिट लाइन वगैरह आ जाएगी या टेबल का कोई डाटा होगा। ठीक है, जिसमें एनोमलस पॉइंट भी दिख रहा होगा कि भाई एक पॉइंट जो है वो रेंज से बहुत बाहर जा रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि सारे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 30 हुआ, 30 के बाद 25 हुआ, वहाँ पे 20 हुआ, और फिर 15 होना चाहिए था, फिर दोबारा 30 हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है ये 20 से 30 जो एकदम से इंक्रीज आया है ना, ये गलत इंक्रीज आया है। मतलब यहाँ पे ये 30 आया नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? गलत है, इंटरप्रिटेशन हमारी गलत होगी। राइट। चले अब चलें पेपर पे। कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है, कंट्रोल्ड वेरिएबल बताया, वैसे मैंने कांस्टेंट वेरिएबल तो नहीं बताया। अभी भी लैग कर रही है क्या रमजान में? ब्रेक, हाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग जो है वो पेपर स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल वेरिएबल की बात की थी। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल है, जैसे अगर आप किसी एक चीज का इफेक्ट पढ़ रहे हो ना किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे, जैसे हमने यूजुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन देखा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक में टेम्परेचर कम है और एक में टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप साथ में कैटलिस्ट भी डाल दो किसी में या सरफेस एरिया भी चेंज कर दो, तो फिर आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो आपका इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन आया है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आया? क्या पता वो सरफेस कैटलिस्ट की वजह से आ गया हो, क्या पता वो सरफेस एरिया की वजह से आ गया हो। तो एक वक्त में आप कोई एक फैक्टर चेंज करोगे और बाकी जितने भी फैक्टर्स है ना उनको इन बिटवीन टू एक्सपेरिमेंट उनको हम कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक इंट्रोडक्शन वाली क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, अभी हम पेपर स्टार्ट करते हैं अपना। कौन सा पीडीएफ? एटीपी का ये जो अभी बनाया है ये मैं भेज दूंगा, ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। या वन इज वेरिएबल, अदर द कंट्रोल वेरिएबल।